टॉपिक है बीटा ब्लॉकर ड्रग्स इन क्लिनिकल फार्मेसी। बीटा ब्लॉकर ड्रग्स कौन सी होती हैं? बीटा ब्लॉकर ड्रग्स ये वो ड्रग्स होती हैं जो कि बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है। हमारे पास फिर बीटा रिसेप्टर्स के भी टाइप्स है, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। बीटा 1 रिसेप्टर्स हमारे पास हार्ट और किडनीज में एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स के ऊपर पाए जाते हैं, जबकि बीटा 2 रिसेप्टर्स जो ये हमारे पास जो है इस ट्रैकिया में पाए जाते हैं। अच्छा, ये बीटा रिसेप्टर्स ये कौन से रिसेप्टर्स हैं? ये वो रिसेप्टर्स हैं जिस पे नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन एक्ट करता है। ये वो रिसेप्टर्स हैं जो कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी को एक्टिवेट करते हैं। हमारे पास नॉर एपिनेफ्रिन तब रिलीज होता है जब हमारे पास बॉडी में सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्या हो जाए, स्टिमुलेट हो जाए, तो नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज होगा और ये इन रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करेगा, बीटा 1 और बीटा 2, और बॉडी को प्रिपेयर करेगा फॉर द कंडीशन ऑफ इमरजेंसी। अब बीटा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है बीटा ब्लॉकर्स का? ये बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं, लाइक बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर्स को, जिसकी वजह से क्या होता है, बीटा 1 रिसेप्टर्स जब ब्लॉक होंगे, ये कहाँ पे होते हैं? ये हार्ट के ऊपर होते हैं। जब ये ब्लॉक होंगे तो हार्ट रेट कम हो जाएगा, उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी। बीटा 2 रिसेप्टर्स ये हमें पता है ये कहाँ पे है, ये हमारे पास ट्रेकिया में है। अगर ये ब्लॉक हो जाएंगे तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। बीटा 1 रिसेप्टर्स के अलावा जो है ये एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स के ऊपर भी होते हैं। अगर ये ब्लॉक हो जाएंगे तो वहाँ से रेनिन रिलीज नहीं होगा तो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में कोई भी कन्वर्ट नहीं करेगा और वहाँ पे एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा। जब एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा तो वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, इस तरह क्या होगी, वेजो डायलेशन, और ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, हार्ट के ऊपर कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। नॉर्मल फिजियोलॉजी इसकी क्या है कि बीटा 1 रिसेप्टर्स जो है हमारे पास मायोकार्डियम में और एस्फेनोइड में पाए जाते हैं। जब इन रिसेप्टर्स के ऊपर नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन जब एक्ट करता है, जिसे हम लोग कैटेकोलामाइंस बोलते हैं, तो क्या होता है, ये जब इन रिसेप्टर्स पे एपिनेफ्रिन एक्ट करेगा तो हार्ट रेट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी और कंडक्शन वेलोसिटी जो है वो हार्ट में जो सिग्नल्स है उनकी कंडक्शन वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। बीटा ब्लॉकर्स के इफेक्ट क्या है? ये बीटा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से एड्रेनर्जिक जो स्टिमुलेशन है, जो जिसका काम क्या था, हार्ट रेट इंक्रीज करना, कंट्रैक्शन को इंक्रीज करना, अब वो क्या हो जाएगा, अब वो कम हो जाएगा। आउटकम्स क्या होंगे इस बीटा ब्लॉकर के? आउटकम्स ये होंगे कि हार्ट रेट कम होगा, मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी कम होगी, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम होगा, स्लो कंडक्शन होगी, और ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो हार्ट की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। ज़ाहिर है वो इतना फोर्स नहीं लगा रहा, इतना वर्क नहीं कर रहा, तो उसको इतनी ऑक्सीजन की भी ज़रूरत नहीं होगी हार्ट को। क्लिनिकल एप्लीकेशंस क्या है? ये यूज़ होता है इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में। इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में लाइक एंजाइना में, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में। एंजाइना में क्या होता है कि हार्ट की तरफ ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। जब ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, उधर अगर हार्ट जो है वो वर्कआउट ज़्यादा कर रहा है तो ज़ाहिर उसको ज़्यादा ऑक्सीजन ब्लड चाहिए ना, तो इधर ये है कि ब्लड सप्लाई उसकी तरफ कम है, तो हम क्या करते हैं, बीटा ब्लॉकर्स दे के हार्ट की जो वर्किंग पावर है ना उसको कम करते हैं, ताकि उसको कम एनर्जी की, उसको कम ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की डिमांड हो। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में भी हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हमारे जो हार्ट के जो सेल्स है वो डैमेज हो जाते हैं। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में भी इसी इंजाइना की वजह से ही हो। आफ्टर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हम लोग बीटा ब्लॉकर्स इसलिए देते हैं कि हार्ट के ऊपर ज़्यादा फोर्स ना पड़े, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन वो ज़्यादा फोर्स ना लगाए ब्लड को पंप करने के लिए। तो हम लोग हार्ट फेल्योर ऐसी कंडीशन जिसमें हार्ट जो है वो अनेबल होता है ब्लड को पंप करने में, तो उस टाइम भी हम लोग हार्ट पे जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है उसको कम करने के लिए, या फिर हार्ट पे जो ये जो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन का जो स्टिमुलेटरी एक्शन है, जो फोर्स है जो हार्ट के ऊपर पड़ रहा है, कि आप जो है वो कि हार्ट जो है वो फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करे, ब्लड को पंप करे, उसको चीज़ को कम करने के लिए हम लोग बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। क्योंकि अब हमारा हार्ट जो है वो वीक हो गया, उसको ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। एरिथमिया में देते हैं। एरिथमिया में क्या होता है, या तो रिदम जो है वो रिदम जो है प्रॉपर नहीं होता, या तो रेट जो है वो हार्ट का कम या ज़्यादा हो जाता है। तब भी हम लोग जो है, जब रेट ज़्यादा हो जाएगा, टेकियारिद में हो जाएगा, तब भी हम लोग क्या देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। अच्छा, आर्टरीज में इसका क्या रोल है? नॉर्मल फिजियोलॉजी में ये होता है कि हमारे पास बीटा 2 रिसेप्टर्स जो है ये हमारे पास वेस्कुलर स्मूथ मसल्स, वो वेजल्स जो कि ब्लड सप्लाई करती है स्केलेटल मसल्स को,
वो उन वेजल्स में बीटा टू रिसेप्टर्स होते हैं, और ये बीटा टू रिसेप्टर्स जब बंदा जो है वो सिंथेटिक कंडीशन जिस बंदे में एक्टिवेट हो जाए, जब इमरजेंसी कंडीशन में होता है, तो बीटा टू रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं और ब्लड वेजल्स डायलेट हो जाती है। जब ब्लड वेजल्स डायलेट हो जाएंगी, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी तो ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगा स्केलेटल मसल्स की तरफ। लेकिन अब ये जो बीटा ब्लॉकर्स हैं जो नॉन सेलेक्टिव हो गए, जो बीटा वन बीटा टू ब्लॉकर्स दोनों है, या फिर ऐसे ड्रग्स जो ओनली बीटा टू ब्लॉकर्स है, ये क्या करती है, रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगी तो ब्लड सप्लाई मसल्स की तरफ, स्केलेटल मसल्स की तरफ कम हो जाएगा और बंदे को फैटीग फील होगा। अच्छा, अब यहाँ बीटा ब्लॉकर का जो इफेक्ट है वो क्या होगा, अगर नॉन सिलेक्टिव है, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर ब्लॉक बीटा टू रिसेप्टर्स, नॉन सिलेक्टिव जो है ये बीटा वन रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करेगा, साथ में बीटा टू को भी ब्लॉक करेगा। तो इससे क्या होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, ब्लड वेजल्स क्या हो जाएंगे, कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे और ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाएगा। अल्फा बीटा ब्लॉकर्स, ये ऐसे बीटा ब्लॉकर्स हैं जो कि बीटा रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करती है और साथ में अल्फा रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करती है। अल्फा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके ये वेजोडाइलेशन काज करता है और यही चीज़ हमें चाहिए ब्लड प्रेशर को कम करने में। हाइपरटेंशन में इस चीज़ को यूज़ किया जाता है। फिर हमारे पास थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स कौन सी है, नेबिवोलोल, इसको थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स बोलते हैं। ये क्या करता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन करता है एंडोथीलियम में। नाइट्रिक ऑक्साइड का हमें पता है ये वेजोडाइलेशन काज करता है, तो ब्लड प्रेशर जो है इस तरह से कम हो जाएगा। तो एक तो ये हार्ट के बीटा वन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, हार्ट रेट को भी कम करता है और वेजोडाइलेशन भी करता है। तो हाइपरटेंशन में इसको यूज़ किया जा सकता है। हार्ट फेल्योर में अगर हार्ट जो है वो प्रॉपरली ब्लड पंप नहीं कर पा रहा, तब भी हम लोग ये नेबिवोलोल यूज़ करते हैं। अच्छा, किडनी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है किडनीज में, रास सिस्टम की। बीटा वन रिसेप्टर्स हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स पे। ये कहाँ पे होती है, सेल्स किडनी में होते हैं। अगर ये सेल जब स्टिमुलेट होते हैं ना, इनके ऊपर बीटा वन रिसेप्टर्स होते हैं। जब बीटा वन रिसेप्टर्स यहाँ पे स्टिमुलेट होंगे तो ये रेनिन को सिक्रेट करेगा। रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन जो कि लिवर प्रोड्यूस करता है, ये एक प्रोटीन है, ये कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन वन में बाय रेनिन। एंजियोटेंसिन वन से एंजियोटेंसिन टू बनता है, कौन रहता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो कि लंग्स में प्रोड्यूस होता है। फिर एंजियोटेंसिन टू जो है ये क्या करता है, ये वेजो कंस्ट्रक्शन भी काज करता है और एल्डोस्टेरोन को भी सिक्रेट करवाता है, कहाँ से, किडनी से, जिसकी वजह से क्या होता है, एल्डोस्टेरोन सोडियम और वाटर रिटेंशन करता है, ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। बीटा ब्लॉकर्स का इफेक्ट क्या है, ये बीटा वन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, तो इससे क्या होगा, रेनिन सिक्रेशन नहीं होगी, कम हो जाएगी और एंजियोटेंसिन वन नहीं बनेगा। जब ये नहीं बनेगा तो टू नहीं बनेगा, टू नहीं बनेगा तो वैसो कंस्ट्रिक्शन और सोडियम और वाटर रिटेंशन नहीं होगी, तो ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आउटकम्स क्या है इसके, लोअर प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी, जो टेंशन टू वही बात के ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। क्लिनिकल एप्लीकेशंस क्या है इसकी, ये जो बीटा वन ब्लॉकर्स इफेक्टिव है कहाँ पे, हाइपरटेंशन और हार्ट फेलियर को मैनेज करने में। फिर हमारे पास ब्रेन में बीटा ब्लॉकर्स कहाँ पे होते हैं, बीटा रिसेप्टर्स। नॉर्मली ब्रेन में हमारे पास सीएनएस में बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, काम इसका क्या होता है, सिंथेटिक आउटफ्लो को रेगुलेट करते हैं। अब बीटा ब्लॉकर्स का इसके ऊपर क्या इफेक्ट है, इन रिसेप्टर्स के ऊपर। जो लिपोफिलिक बीटा ब्लॉकर्स है ना, जैसे कि प्रोप्रानोलोल, ये क्या करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके जाएगा ब्रेन के पास, सीएनएस की एक्टिविटी को कम करेगा, सीएनएस की सिंपैथेटिक एक्टिविटी को, जिसकी वजह से अच्छा तो ये होगा कि हम एंजाइटी और ट्रेमर्स जो है वो कम हो जाएंगे, ये चीज़ हमें चाहिए। पर एंजाइटी और ट्रेमर्स कम हो जाएंगे और इसी चीज़ को हम लोग माइग्रेन को भी कम करने के लिए यूज़ करते हैं। मैकेनिज्म का तो नोन नहीं है, बट ये कि माइग्रेन को ट्रीट करने के लिए भी हम लोग बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है कि ये फैटीग काज करता है। फैटीग कैसे काज करता है, प्रोप्रानोलोल जो है ये बीटा टू ब्लॉकर भी है, तो बीटा टू रिसेप्टर्स ये ब्लॉक करेगा वो उन वेजल्स में जो कि स्केलेटल मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है, तो वो वहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, ब्लड सप्लाई जो है वो स्केलेटल मसल की तरफ कम हो जाएगा और बंदे को फैटीग फील होता है। जब ब्लड सप्लाई कम होगा तो ज़ाहिर कम न्यूट्रॉन्स और ऑक्सीजन जो है वो स्केलेटल मसल को मिलेगी, तो बंदे को फैटीग फील होता है। डिप्रेशन क्यों फील होता है, सिंथेटिक एक्टिविटी जो है वो डाउन हो जाती है, नॉरपेनेफ्रिन रिलीज नहीं होता, तो इससे बंदा जो है वो उसका मूड जो है वो डिप्रेस हो जाता है। डिजीनेस फील होता है, वो डिजीनेस क्यों फील होता है, सिंथेटिक एक्टिविटी जब कम हो जाए तो वो आ, उसी तरह फैटीग और डिप्रेशन की वजह से वो, और दूसरा ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से बंदे को डिजीनेस फील होता है।
अच्छा, समरी इस इन सब की क्या है कि बीटा वन रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं? हार्ट पे। बीटा टू और अल्फा वन जो है ये आर्टरीज में होते हैं। बीटा वन जो है किडनीज में होते हैं। और बीटा रिसेप्टर्स ब्रेन में भी होते हैं। काम इसका क्या होता है बीटा वन रिसेप्टर्स का? अगर अच्छा, बीटा ब्लॉकर्स अब क्या करेंगे जब इन रिसेप्टर्स पे एक्ट करेंगे? हार्ट रेट कम होगा, कॉन्ट्रेक्टिलिटी कम होगी, ऑक्सीजन डिमांड कम होगा। और यही चीज़ हमें किधर चाहिए? ये चीज़ हम बीटा ब्लॉकर्स को हम लोग ये काम करने के लिए यूज़ करते हैं ना कि तुम ये इफेक्ट शो करो। तो ये चीज़ हमें किधर चाहिए? एंजाइना में चाहिए, एमआई में चाहिए, हार्ट फेलियर में चाहिए, एरिथमियास में चाहिए। बीटा टू रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है बीटा ब्लॉकर्स। नॉन सेलेक्टिव जो बीटा ब्लॉकर्स हैं वेजो कंस्ट्रक्शन काज करेगा। अल्फा वन ब्लॉकर्स क्या करेगा? वेजो डायलेशन। बीटा टू और अल्फा वन ब्लॉकर से क्या होगा? बीटा टू ब्लॉक रिसेप्टर्स अगर वेजल्स में ब्लॉक होंगे तो वेजो कंस्ट्रक्शन होगी, अल्फा वन ब्लॉक होंगे तो वेजो डायलेशन होगी। और ये चीज़ हमें चाहिए हाइपरटेंशन और हार्ट फेल्योर में। बीटा वन रिसेप्टर्स ये क्या करता है? रेनिन सिक्रेशन को कम करता है, तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ये हमें हाइपरटेंशन और हार्ट फेलियर में ये चीज़ चाहिए। तो इसी तरह ये बीटा रिसेप्टर्स अगर हम लोग ब्रेन में ब्लॉक करेंगे तो सिंथेटिक आउटफ्लो कम हो जाएगा, एंजाइटी और माइग्रेन को हम लोग ट्रीट करेंगे। अच्छा, बीटा वन रिसेप्टर्स जो है इनका नॉर्मल फंक्शन क्या है? ये इंक्रीज करते हैं हार्ट रेट और कंट्रेक्टिलिटी को। इसी तरह बीटा टू और अल्फा वन का क्या फंक्शन है? बीटा वन का क्या फंक्शन है? रेनिन रिलीज करता है, रास सिस्टम को एक्टिवेट करता है। लेकिन अब बीटा ब्लॉकर्स क्या करेंगे? अगर हार्ट रेट पहले इंक्रीज हो रहा था नॉर्मली, अब ये इसको कम करेगा। अगर हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी ज़्यादा थी, अब ये इसको कम करेगा। सब बीटा वन बीटा टू ब्लॉकर्स हम लोग किधर देते हैं? हम लोग इसको हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। बीटा टू जब ब्लॉक होंगे तो वेजल्स डायलेट होंगी, स्केलेटल मसल की वेजल्स, सॉरी, बीटा वन रिसेप्टर जब ब्लॉक होगा तो हार्ट रेट जो है वो कम हो जाएगा। हार्ट रेट कम होगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। दूसरा, बीटा वन रिसेप्टर्स ब्लॉक होंगे तो रेनिन की सिक्रेशन नहीं होगी तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। इस्कीमिक हार्ट डिजीज को ट्रीट ड्यूरिंग इस्कीमिक हार्ट डिजीज में हम लोग बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि एंजाइना में ब्लड सप्लाई हार्ट की तरफ कम हो जाती है। तो हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, अगर वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसकी डिमांड तो ज़्यादा है ना ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स की, और इधर से ब्लड सप्लाई कम है। तो हम क्या करते हैं? तो हार्ट की जो वर्किंग पावर है दूसरे उसकी डिमांड को हम कम करते हैं। कैसे? उसका जो वर्किंग पावर है उसको कम करके हम लोग हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी और हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को कम करके हम लोग हार्ट की जो डिमांड है उसको कम कर सकते हैं बाय यूजिंग बीटा ब्लॉकर्स। हार्ट फेलियर में अरिथमियास में यूज़ करते हैं, लाइक एट्रियल फिब्रिलेशन में जिसमें हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाए वहाँ पे बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं ताकि हार्ट रेट कम हो जाए। हार्ट फेलियर में क्यों यूज़ करते हैं? हार्ट फेलियर में क्या होता है? हार्ट जो है वो अनेबल होता है कि वो हार्ट वीक हो जाता है, वो ब्लड को प्रॉपर्ली अब पंप नहीं कर पा रहा। और ऊपर से ये कि ब्लड सिंपैथेटिक एक्टिविटी उस पर फोर्स डाल रहा है, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। तो हम क्या करते हैं? बीटा ब्लॉकर्स को ही, बीटा रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक करके हार्ट की जो कंट्रैक्शन है उसकी फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन और उसकी रेट है उसको क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, ताकि वो ऑलरेडी वीक है उस पर ज़्यादा फोर्स ना पड़े नॉरएपिनेफ्रिन का। माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस में यूज़ करते हैं। माइग्रेन जो है इसके होने से पहले ही हम लोग इसको यूज़ करते हैं ताकि हमें ना हो। एंजाइटी को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं। अच्छा, हमारे पास कार्डियो सिलेक्टिव बीटा जो ओनली बीटा रिसेप्टर्स हार्ट के ऊपर ब्लॉक करे उसको कार्डियो सिलेक्टिव बोलते हैं, जिसमें हमारे पास बीटा वन सिलेक्टिव है, इसमें एटिनोलोल है, बिसोप्रोलोल है, मेटोप्रोलोल है। नॉन सिलेक्टिव में हमारे पास बीटा वन और बीटा टू जो दोनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं वो प्रोप्रानोलोल और नेडोलोल है। एडिशनल इफेक्ट्स में हमारे पास जो है वो अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टीज़ में कार्बिडाइलोल, लेबिटालोल और अल्फा ब्लॉकिंग। अच्छा, ये ऐसे ड्रग्स हैं जो कि बीटा रिसेप्टर्स को तो ब्लॉक करती हैं, लेकिन इसकी एडिशनल प्रॉपर्टीज़ ये है कि ये अल्फा रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करती हैं। तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं हाइपरटेंशन को कम करने में, हाइपरटेंशन को ट्रीट करते हैं क्योंकि ये वेजोडाइलेशन काज करते हैं और ब्लड प्रेशर को ये कम कर देगा। और कुछ हमारे पास ऐसी बीटा ब्लॉकर्स हैं जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करती हैं, तो ये भी अच्छा है, वेजोडाइलेशन काज करेगा, जैसे कि नेबिवोलोल। कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स बीटा वन सिलेक्टिव जो है ये कहाँ पे यूज़ होती हैं? ये हार्ट के लिए यूज़ होता है ताकि हार्ट रेट और कंट्रैक्टिलिटी को कम किया जाए। कहाँ पे ये सेफ होती हैं? ये अगर एक बंदा है उसको एस्थमा है, सीओपीडी का पेशेंट है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ का,
तो उसमें हम लोग नॉन सिलेक्टिव देंगे, तो नॉन सिलेक्टिव जो बीटा टू सिलेक्टिव भी होते हैं साथ, अगर वो दे दिया तो हमें पता है बीटा टू रिसेप्टर्स जो है वो कहाँ पे होते हैं, ट्रेकिया में होते हैं। जब बीटा टू रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाएंगे तो बंदे को ब्रोंकोस्पाज्म होगा, उसकी कंडीशन सिवियर हो सकती है, ऑलरेडी वो अस्थमा का पेशेंट है, तो हम लोग बीटा वन सिलेक्टिव यूज़ करेंगे हार्ट पेशेंट्स के लिए। एग्जाम्पल है एटिनोलोल, बिसोप्रोलोल, मेटोप्रोलोल और नेब्यूवोलोल। क्यों यूज़ करते हैं? हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए, हार्ट फेलियर पेशेंट्स के लिए, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस पर पेशेंट के लिए और अरिथमिया के लिए। एडवर्स इफेक्ट्स इसके क्या है कि ये शायद कि हार्ट रेट को इतना कम करे कि ब्रेडिकार्डिया काज हो जाए। हाइपोटेंशन काज करता है, ज़ाहिर वेजल्स डायलेट होती है तो हाइपोटेंशन भी हो सकता है। फटीग इसलिए काज करता है क्योंकि ये बीटा टू रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करके ब्लॉक करता है, तो वहाँ पे वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है और ब्लड सप्लाई स्केलेटल मसल की तरफ कम होती है, तो न्यूट्रॉन्स जब कम मिलते हैं तो बंदे को फैटिग फील होता है। नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स में हमारे पास ऐसी ड्रग्स हैं जो बीटा वन और बीटा टू दोनों को ब्लॉक करती हैं। बीटा वन तो हार्ट के ऊपर है, बीटा टू कहाँ पे होते हैं? ये ट्रेकिया में होते हैं। अगर ये ब्लॉक हो जाए तो बंदे को ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी। दूसरा ये कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो है वो ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन जो है वो कम हो जाएगी। एग्जाम्पल इन ड्रग्स की नेप्रोलोल, प्रोप्रानोलोल, नेडोलोल, टेमोलोल, सोटालोल। सोटालोल हमारे पास पोटाशियम चैनल ब्लॉकर भी है जो कि यूज़ होता है अरिथमिया को ट्रीट करने में। यूजेस इसकी क्या है? माइग्रेन में यूज़ होता है, ट्रेमर्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए। पोर्टल हाइपरटेंशन ये कौन सी हाइपरटेंशन है? पोर्टल वेजल में आफ्टर आफ्टर ईटिंग द फूड पोर्टल वेजल्स में जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से बंदे का सर चकराता है और आंखों आंखों के आगे अंधेरा सा आता है, तो उसको बोलते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। तो उस पोर्टल वेजल्स में ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। एंजाइटी में प्रोप्रानोलोल को यूज़ करते हैं ज़्यादातर, और ग्लूकोमा में टेमोलोल को एज आई ड्रॉप्स जो है वो यूज़ करते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स क्या है कि ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन काज करता है, और ये क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है एस्थमा और सीओपीडी में। फैटीग काज करता है, हाइपोग्लाइसीमिया काज करता है। हाइपोग्लाइसीमिया कैसे? हाइपोग्लाइसीमिया को मास्क करता है। कैसे मास्क करता है? क्योंकि अ, ये क्या करता है? बीटा रिसेप्टर्स, बीटा टू रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा। जब बंदे को हाइपोग्लाइसीमिया होता है ना, ब्लड ग्लूकोज का लेवल जब बंदे के बॉडी में कम हो जाए तो उसको ट्रेमर्स फील होते हैं, क्योंकि बीटा टू ट्रेमर्स उसको फील होते हैं। तो ट्रेमर्स कैसे है? क्योंकि सिंथेटिक एक्टिविटी बॉडी में एक्टिवेट हो जाती है, बीटा नॉरएपिनेफ्रिन बीटा टू रिसेप्टर्स पे एक्ट करके बॉडी में ट्रेमर्स का हो जाते हैं। लेकिन अब ये कि बीटा टू रिसेप्टर्स ही ब्लॉक है, तो बंदे को अगर उसकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम भी हो जाए तो उसको पता नहीं लगेगा कि मुझे मेरा ग्लूकोज लेवल कम है, तो सिम्टम्स अपीयर नहीं होंगे। तो क्या हो सकता है? उस हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से जो सिम्टम अपीयर नहीं होंगे तो बंदा कोमा और डेथ में भी जा सकता है। बीटा ब्लॉकर्स विद अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी, ऐसे कौन से बीटा ब्लॉकर्स हैं जिसकी अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी भी है? बीटा रिसेप्टर्स को तो हार्ट में ब्लॉक करता ही करता है, साथ में अल्फा रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करके विजुअलाइजेशन काज करता है। और ये कहाँ पे यूज़ होता है? हाइपरटेंशन को ट्रीट करने में, और साथ में हार्ट फेलियर को भी के टाइम भी ये यूज़ होता है। एग्जाम्पल है कार्बिडाइलोल और लेबिटालोल। तो इसकी यूजेस क्या है? हाइपरटेंशन में और ऐसे पेशेंट्स जिनमें ब्रेडिकार्डिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो उनमें हम लोग इसको कार्बिडाइलोल और लेबिटालोल को यूज़ कर सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं इसके? लेस इफेक्टिव है सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन, और इसके अलावा ये टेकिकार्डिया भी काज कर सकता है। क्लिनिकल ट्रेकिकार्डिया लाइक वो ये रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया ना, वेजोडाइलेशन हो जाती है तो सिंथेटिक एक्टिविटी स्टिमुलेट हो जाती है। क्लिनिकल यूजेस इसके हार्ट फेलियर में यूज़ होता है, हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में लेबिटालोल को यूज़ किया जाता है, कार्बिडाइलोल को ड्यूरिंग हार्ट फेलियर, क्रोनिक हार्ट फेलियर हो जाता है। क्रोनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी में भी लेबिटालोल को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स क्या है? आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है, बंदे का खड़े खड़े बीपी लो हो जाता है, ज़ाहिर वेजल जो वो डायलेट होती है तो बीपी लो हो सकता है, डिजीनेस फील होता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो ब्लड सप्लाई ब्रेन की तरफ जब कम हो जाती है तो बंदे को डिजीनेस फील होती है। फटीग फील होता है, वही ब्लड सप्लाई जो है वो स्केलेटल मसल्स की तरफ कम है, बीटा टू रिसेप्टर्स ब्लॉक है तो फटीग फील होता है। अच्छा, ऐसे बीटा ब्लॉकर्स जिनकी इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी होती है, लाइक हम जिसको पार्शियल एगोनिस्ट बोलते हैं, ये
फुल रिसेप्टर्स को ब्लॉक नहीं करते, बल्कि इनकी थोड़ी बहुत अभी भी इसमें इंट्रिंसिक एक्टिविटी रिसेप्टर्स में रही होती है जब ये वाले बीटा ब्लॉकर्स जो है वो बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करें। तो ये इन ड्रग्स का फ़ायदा ये कि ब्रेडिकार्डिया के जो रिस्क है वो क्या होते हैं, कम होते हैं। पेंडोलोल, एसिब्यूटोलोल और कार्टियोलोल हमारे पास ये 3 ड्रग्स हैं जो कि पार्शियल एगोनिस्ट हैं। थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स में हमारे पास जो है वो नेबिवोलोल है, जो कि बीटा रिसेप्टर्स को तो ब्लॉक करता है, साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड को भी रिलीज करके वेजोडाइलेशन काज करता है। और कार्बिडाइलोल जो है ये साथ में क्या करता है, ये अल्फा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके वेजोडाइलेशन काज करता है, जिसको हम लोग हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर और डायबिटिक पेशेंट्स में यूज कर सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स इसके वही फैटिग, डिजीनेस और ब्रेडिकार्डिया। फार्मेकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज क्या है, कुछ हमारे पास लिपिड सॉल्युबल है, कुछ वाटर सॉल्युबल है। जो लिपिड सॉल्युबल है वो प्रोप्रानोलोल है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके सीएनएस के साइड इफेक्ट्स लाइक फटीग और डिप्रेशन काज करते हैं। वाटर सॉल्युबल एटिनोलोल जो है ये रिनली एक्सक्रीट होता है और सीएनएस पेनिट्रेशन इसका कम है। एडवर्स इफेक्ट्स क्या है, ब्रेडिकार्डिया काज करता है, हाइपोटेंशन काज करता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, क्योंकि बीटा 2 रिसेप्टर्स ब्लॉक होते हैं, नॉन सेलेक्टिव है तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी। फैटीग और डिप्रेशन क्यों होता है, वही हमारे पास बीटा 2 रिसेप्टर्स जब ब्रेन में ब्लॉक हो जाए तो फैटीग और डिप्रेशन काज होता है। और फैटीग वही स्केलेटल मसल की जो वेजल्स है वहाँ पे बीटा 2 रिसेप्टर्स ब्लॉक है तो वेजल कंस्ट्रिक्शन हो गया, ब्लड सप्लाई जो है वो स्केलेटल मसल की तरफ कम हो गई, इसकी वजह से बंदे को फैटीग फील होता है। और ये मास्क करते हैं हाइपोग्लाइसीमिया सिम्टम्स को डायबिटिक पेशेंट में। तो डायबिटिक पेशेंट में जब हमें सिम्टम्स नज़र नहीं आएंगे तो क्या होगा, वो क्या है, रिस्की है। क्लिनिकल कंसिडरेशंस क्या है, हम लोगों ने एब्रप्टली विथड्रॉ नहीं करना ड्रग को, क्योंकि इससे टेकिकार्डिया हो सकता है। डोज को एडजस्ट करना है रीनल और हेपेटिक इम्पेयरमेंट में। अच्छा, नाइस गाइडलाइंस क्या है हाइपरटेंशन के लिए कि हम लोग बीटा ब्लॉकर्स को फर्स्ट लाइन थेरेपी के लिए यूज़ नहीं करेंगे हाइपरटेंशन में, और ये स्पेसिफिकली यंग पेशेंट्स के लिए इंडिकेटेड है। और अच्छा, साथ में अगर माइग्रेन हो तो उसमें ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग बीटा ब्लॉकर यूज़ करें। ये हमारे पास ड्रग्स हैं जो कि जिसमें कार्डियो सिलेक्टिव है, नॉन सिलेक्टिव है, अल्फा ब्लॉकर्स हैं, इंट्रिंसिक सिम्पैथो एक्टिविटी बीटा ब्लॉकर्स हैं और थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स हैं। इनके नाम, इनके रिसेप्टर्स जिन पे ये एक्ट करते हैं और इनका ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन का रिस्क, वेजोडाइलेशन, लिपिड ग्लूकोज प्रोफाइल पे इनका क्या इफेक्ट है, और हार्ट फेल्योर के लिए कौन सा यूज़ होता है और कौन सा नहीं। हार्ट फेल्योर में नॉन सेलेक्टिव जो यूज़ नहीं होता और आईएसए बीटा ब्लॉकर जो है वो यूज़ नहीं होते। अच्छा, हाइपरटेंशन अब हो गया तो इसको मैनेज कैसे करेंगे, बीटा ब्लॉकर्स का जो है वो रोल क्या है। बीटा ब्लॉकर को हम लोग फर्स्ट लाइन थेरेपी में यूज़ नहीं करते, और अच्छा, अंडर द 55 ईयर अगर पेशेंट है तो फिर हम लोग उसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनमें जिनमें एसी इनहिबिटर्स और एआरबीज जो है वो क्या हो, इंटॉलरेंस या फिर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो। कॉम्बिनेशन थेरेपी में हम लोग बीटा ब्लॉकर्स को यूज़ कर सकते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के साथ इंस्टेड ऑफ थायजाइड लाइक डायरेटिक, ताकि हम लोग ये डायबिटीज़, न्यू ऑनसेट डायबिटीज़ से बच सकें। अच्छा, स्पेसिफिक क्लिनिकल इंडिकेशंस क्या है बीटा ब्लॉकर्स की, एंजाइना में दे सकते हैं ताकि क्या किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को। हार्ट फेल्योर में इसको यूज़ किया जा सकता है, फर्स्ट लाइन थेरेपी है हार्ट फेल्योर में। लेकिन क्रोनिक हार्ट फेल्योर में, यानी कि एक्यूट हार्ट फेल्योर में, क्रोनिक हार्ट फेल्योर में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं बिसोप्रोलोल, कार्बिडाइलोल, नेबिवोलोल, मेटोप्रोलोल, सक्सिनेट। पोस्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं टू प्रिवेंट सेकेंडरी अटैक। आर्ट्रियल फिब्रिलेशन को कम करने के लिए भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं ताकि हार्ट रेट को कंट्रोल किया जा सके। माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस में हम लोग प्रोप्रानोलोल को यूज़ कर सकते हैं। एंजाइटी को कम करने के लिए भी हम लोग प्रोप्रानोलोल को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, डायबिटीज़ में अगर बंदे को डायबिटीज़ है तो बीटा ब्लॉकर जो वो प्रेफर्ड नहीं है इनिशियल मैनेजमेंट में,
क्यों? क्योंकि ये मास्क करता है हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स को, जिसका हमें पता जब नहीं चलेगा तो वो क्या होता है, रिस्क होता है। तो इफ़ यूज थर्ड जनरेशन एजेंट्स, अगर हम लोग चाहें तो कार्बिडालोल नेबिवोलोल यूज़ कर सकते हैं। इसकी मेटाबॉलिक प्रोफाइल्स जो है वो अच्छी है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। प्रेगनेंसी में हम लोग ज़्यादातर लेबेटालोल को यूज़ करते हैं हाइपरटेंशन को मैनेज करने में। एस्थमा और सीओपीडी में हम लोग सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं, एटिनोलोल और बिसोप्रोलोल, जो कि ओनली बीटा 1 को ब्लॉक करती हैं, बीटा 2 को नहीं। अच्छा, स्टेप वाइज अप्रोच क्या है हाइपरटेंशन को मैनेज करने में? तो अगर बंदा 55 ईयर से कम है तो एसीई इनहिबिटर से स्टार्ट ले, या फिर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर दे दे। अगर 55 ईयर से ज़्यादा है या इसके बराबर है, या फिर ब्लड पेशेंट है, तो हम लोग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे। अगर अच्छा, स्टेप 2 में क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन में देंगे एसी इनहिबिटर या फिर एआरबी को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ। स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, थायजाइड लाइक डायuretic को एसी इनहिबिटर या फिर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर के साथ सीसीबी देंगे। अगर ब्लड प्रेशर मैनेज नहीं हो रहा तब, अगर ब्लड प्रेशर इनसे भी मैनेज नहीं हो रहा, रेजिस्टेंट आ गया, बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, बीटा ब्लॉकर को या फिर स्पायरोनोलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे इसमें। इन इस थेरेपी में बीटा ब्लॉकर्स को ऐड कर देंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, एस्थमा में और ब्रोंकोस्पाज में नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर नहीं देने, क्योंकि वो बीटा 2 रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करती हैं, जिसकी वजह से ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है। सिवियर ब्रेडिकार्डिया और हार्ट ब्लॉक में हम लोगों ने इसको नहीं देना। हार्ट फेल्योर में, डिकम्पेंसेटेड हार्ट फेल्योर में हम लोगों ने इसको नहीं देना।